नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोमवार को एक दृश्य देखने को मिला राउज एवेन्यू कोर्ट में। पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, आरजेडी के सर्वे सर्वा, चारा घोटाले में कई केसों में सजा भुगत चुके, अभी भी सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव, उनकी धर्मपत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव, और कुछ दूसरे लोग राउज एवेन्यू कोर्ट में खड़े हुए दिखाई दिए। वहां मजिस्ट्रेट ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए और उसके बाद कहा कि ये जो टेंडर छोड़े गए थे रेलवे के, जिसमें 2 होटलों को कोचर बंधुओं को दे दिया गया था, रांची और पुरी के, इसमें रेल मंत्री रहते हुए, यानी टेंडर जो छोड़े गए थे उसमें लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए हस्तक्षेप किया था। और बाद में जो घोटाले के आरोप लगे, जगह जगह जमीन वगैरह लिखवाई गई नौकरियों के बदले, तो उसमें भी वो सारा कुछ लालू यादव की जानकारी में था। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये केवल बिहार तक सीमित नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के नेताओं को हमने अदालतों के और जेल के चक्कर काटते हुए देखा है, जिनमें ओम प्रकाश चौटाला से लेकर के कई लोगों के नाम आप गिना सकते हैं। और ये तो वो हैं जो एक्चुअल में क्षेत्रीय दलों की प्रधानता कर रहे थे या उनके प्रमुख थे। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके एमपी और अलग अलग राज्यों में भी जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके लोग हमने जेल जाते हुए, गिरफ्तारियां होते हुए, उनके यहाँ रेड होते हुए और बड़ी तादाद में कैश बरामद होते हुए देखा है। अलग अलग राज्यों में जो एक क्षेत्रीय दलों के उभार हुए हैं पिछले कुछ दशकों में, ये इसलिए कि जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, वो जो क्षेत्रीय अभिलाषाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, उनको कहीं ना कहीं निराश करती हैं, हतोत्साहित करती हैं, उनको पूरा नहीं कर पाती। और इनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो सामाजिक आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए थे। तो ये भटक क्यों गए? इन पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगने लगे? इनकी गिरफ्तारियां क्यों होने लगी? बहुत सारे लोगों का कहना है, आकलन है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां में मजे मझाए नेता हैं, वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार किया कैसे जाता है और छिपाया कैसे जाता है। लेकिन ये लोग कच्चे खिलाड़ी साबित हुए। इन्होंने थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे किया तो ये पकड़ में आ गए और फिर इनकी जो राजनीतिक जीवन है उस पर विराम लग गया। हमने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन को भी जेल जाते हुए देखा है, जो एक्चुअल में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्व से ही पैदा हुए थे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन भी किए हैं, उनका अपना अनुभव भी है और उनका अपना अध्ययन भी है। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, क्षेत्रीय दल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, इनके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इनके जनाधार भी खिसक रहे हैं, और ये भटकाव आखिर क्यों? देखिए, जनाधार की बात तो ये है सर कि इनके जनाधार खत्म होने पे मुझे इसलिए संशय है क्योंकि ये या तो जातीय आधार पर खड़े हुए हैं। इन्होंने कोई इस तरह का कोई विजन तो लेके आए नहीं थे कि भाई आप हो, वो या तो भाषा के खिलाफ आपके खड़े हुए हो या फिर आपने कोई रीजनल जो क्षेत्रवार है उसके लिए आपने खड़े हुए हो या फिर आप जातीय आधार पर। हाँ, जब शुरुआत होता है तब आप विजन की उसकी कोई सपना बेचते हैं
क्योंकि अगर आप देखेंगे ये तमाम क्षेत्रीय दल, खासतौर से अगर हम लोग साउथ की बात करें तो द्रमुक, अन्ना द्रमुक, ये सब जो है हिंदी विरोध के उसके साथ पनपे या फिर जातीय आधार पर उन्होंने ब्राह्मणवाद और मनुवाद के बाद विरोध में, आपने देखा होगा आज तक डीएमके वहां ताकतवर है। 1967 के बाद कांग्रेस वहां कभी या नेशनल पार्टी कोई भी सत्ता में नहीं आई आज भी, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपना पूरा वो तैयार किया हुआ है, नैरेटिव तैयार किया, और वो इतना अंदर तक बैठ गया कि वो, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, बेसिकली जो हमारा इशू ऑफ वो है, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ही जिस तरह से 74-75 के मूवमेंट की देन है, ये तमाम लोग जितने भी हम इस समय राजनीति में देखते हैं जो अब बच गए, वैसे तो वो चले गए, उसमें से भी ज्यादातर लोग, रामविलास पासवान चले गए, शरद यादव चले गए, ये तमाम लोग जितने थे, चरण सिंह, वो मतलब वो उनसे पहले थे, मतलब अगर हम देवीलाल या उन सबको देखें तो वो धीरे धीरे अब राजनीतिक पटल पर नहीं है। लालू प्रसाद यादव एक पैम्पलेट की तरह है जिनको अब पोस्टर के तौर पर चिपकाया भी नहीं जा रहा, वो उनमें नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अभी है। तो अगर आप देखेंगे कि शुरुआत बड़े महान उद्देश्य के साथ हुई, उन्होंने कहा कि साहब हमको जेपी के उसमें बदलना है, राज बदलना है, लेकिन राज बदलना है तो वो किसके लिए बदलना है, मतलब आप कारण क्या है, आपके पास सपना क्या है। तो उन्होंने जो सपना दिया था वो बड़ा स्केची सा सपना था। कर्पूरी ठाकुर ने बहुत पहले से ठीक से अपना एक, आपने देखा होगा कि जनता पार्टी जो बनी थी तो उसमें भी छोटी छोटी पार्टियां मिल गई थी, लेकिन किसी के पास भी अगर आप देखेंगे तो रीजनल पार्टी का एक दायरा बहुत छोटा होता है। वो अगर आप उसके देखेंगे कि उसके पास बहुत बड़ा कोई विजन राष्ट्र को लेकर नहीं होता, क्योंकि वो एक छोटी सी जगह में सत्ता हासिल करने की एक कोशिश भर होती है, और कोई छोटी पीड़ा है उसको दूर करना है। मान लीजिए मेरी मेरी भाषा को आप उसमें शामिल कर लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल कर लीजिए, या जो भी इस तरह से शुरू हुआ। तो उस 74 में फिर भी ये था, पहली जो खेप आई थी उन्होंने फिर भी इंदिरा गांधी के खिलाफ एक राजनीतिक नेतृत्व जो देने की कोशिश थी जेपी की, उसका भाग लिया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो पूरा का पूरा आंदोलन आप अंततः जातिवाद में जाता हुआ देखते हैं। तमाम लोग जो उस आंदोलन के शामिल थे, उन लोगों ने जातिवाद को भड़काने के अलावा उनके पास और कोई कारण नहीं रहा, और चूंकि जातिवाद के साथ साथ उन्होंने तुष्टीकरण कर लिया। तुष्टीकरण की मजबूरी ये थी कि आपको उनको अनुचित छूट देनी है तो आपने लूट की छूट दी, अपनी जाति को ताकत देना है तो जो ताकतवर लोग हैं जो वो कानून तोड़ रहे उसको रोकना है। भर्ती सिपाहियों की हो रही है तो 22,000 में से 14,000 आपको अपनी जाति के करने हैं। तो ये जो करप्शन का मूलाधार बने, ये तमाम लोग बने, यानी इनका खुला नंगापन, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए जब हम देखते हैं कि बीच में जब ये गठबंधनों की सरकारें रही तो राष्ट्र जो है बहुत ही पीछे अपनी ऊर्जा से आगे बढ़ रहा था, उसमें नेताओं का कोई योगदान नहीं था। क्योंकि मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि मुलायम सिंह कोई बहुत ही समग्र तौर पे इस देश की राष्ट्रीय नीति को देख रहे थे, कि रक्षा नीति, वो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई कॉन्करेंस होगा। लोग अभी भी कुछ भी कह सकते हैं, वो उनका कहना होगा, लेकिन मैं मेरे एज ए रिपोर्टर मुझे ये लगता है कि उस वक्त मैं देखता था, क्योंकि जब आप कॉलेज में टीचर कौन होगा, जो सिपाहियों की भर्ती होगी उसमें से अगर 14,000 मैं यादव रखूंगा 22 में से, तो कैसे रखूंगा? जो टेंडर ठेके दिए जाएंगे उसमें मैं कैसे रखूंगा? फिर आप ये भी देखेंगे कि मैं देश कैसा रखूंगा। तो ये सब एक शुरुआत जरूर एस्पिरेशन से हुई थी, और आज लोग कहते हैं कि साहब वो अगर ये नहीं होता तो दबे पिछले लोगों को या कुचले हुए लोगों को रास्ता नहीं मिलता। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि जब कोई कोर्स ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। जनतांत्रिक प्रक्रिया में आखिरकार सत्ता नीचे तक जानी ही थी। इन लोगों ने अपने करप्शन से, और ये बात तो है जो आपने कहा कि सीधापन नहीं था, उनको खाने का आ नहीं रहा था, और उन्होंने आके जो खाया उसमें उन्होंने, चूंकि जो पहले लोग आए थे या जो कांग्रेस या दूसरे लोगों के लिए कहा जाता है कि साहब वो छके हुए लोग थे, तो उन्होंने दूसरी चीजें की थी। इन्होंने क्या किया कि इनको चूंकि आए ही वो थे, जैसे मुझे याद आता है देवीलाल का एक बयान, उन्होंने शरद यादव को जब उन्होंने
प्रधानमंत्री उनको बनाया और इनको पार्टी से निकाला गया था। देवीलाल को, जब याद होगा आपको, विश्वनाथ प्रताप सिंह को जब प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया। जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पद से हटाए गए थे तो मैंने इंटरव्यू किया था। वो अच्छा। बड़ौत में आए हुए थे, जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के यहाँ उनके रिश्ते थे। तो उनका मेरे पास फोन आया कि देवीलाल जी आए हुए हैं, इंटरव्यू करना हो तो, और वो इस्तीफा देकर के आए थे, तो उनका इंटरव्यू मैंने किया था उस समय। हाँ, तो उसी में शायद ये होगा, मुझे तो पता नहीं, आपको याद होगा क्योंकि मैंने तो पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा ये शरद यादव जिसके पास लत्ते नहीं थे मैंने इसे लत्ता मंत्री बनाया। ये वो बोले थे, मतलब लत्ते जो दर्शक है वो समझ सके, जिसके पास कपड़े नहीं वो कपड़ा मंत्री, कपड़े को, उसको मैंने कपड़ा मंत्री बनाया और ये भी मुझे धोखा देके भाग गया। तो दरअसल बहुत छोटे छोटे उद्देश्यों के साथ शुरू हुआ एक खेल था। चौधरी चरण सिंह को कह दें हम लोग कि साहब वो किसान और वो सब चीजें ठीक है, लेकिन बाद में आपने देखा कि वो किस तरह से आखिर में अमेरिका में बैठे हुए बेटे को ले आए, जिसको उन्होंने पूरी जिंदगी राजनीति नहीं करने दी, उसको ले आए। उसके बाद जिसको ओम प्रकाश चौटाला को क्रिमिनल बताते रहे देवीलाल, आखिर में वही ओम प्रकाश चौटाला उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना। तो इसीलिए, और जो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इस दुनिया में कोई क्लासिक एग्जाम्पल, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं हमारे देश की नहीं, अगर देखना हो तो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चे से तो बेहतर कोई हो ही नहीं सकता कि कोई दुनिया में पहली बार रिश्वत ली जा रही, वो भी उसमें ली जा रही है चेक में, बैंक में जमा थी, वो पैसा जमा किया गया। तो ये दरअसल वो उनको ये लगा जब वो आए सत्ता में कि कानून हमारे पैर की जूती है और हमको ये समझने की जरूरत नहीं है कानून क्या होता है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव इसलिए वो कोई बदलाव के लिए नहीं आया। लोग कहते रहे हो सकता है जाति आधार पे वहां गांव में उन्होंने क्या चेंज किया उस पर बहुत सारे, लेकिन आप सोचिए जो ये उम्मीद करता हो आईएएस उसका पीक दान उठाएगा, है ना, जो ये करेगा, तो आप उससे कोई बहुत बदलाव की उम्मीदें या ये सब, चूंकि एक प्रक्रिया थी और पत्रकारों की एक जमात, मैं थोड़ा सा, हो सकता है आप इस बात से सहमत हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा चूंकि आपका सवाल इस तरह का था, क्योंकि 80s के उस दौर में यहाँ दिल्ली की पत्रकारिता पे या इस देश के नरेशन पे अंग्रेजीदा लोग और जो इस तरह के परिवारों से आए थे, जिनके परिवारों में अंग्रेजों की बहुत सहयोग जिनका रहा होगा या वो भी पीढ़ी रही है, तो उन्होंने अंग्रेजी ही इस देश के नरेशन पे थी। अब जो हिंदी के पत्रकार थे, जो एडिटर भी हो गए थे, उनको कोई स्पेस नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने एक बड़ा नया टर्म निकाला कि ये तुरंत इंसाफ देते हैं। लालू यादव ये तुरंत इंसाफ देता है, ये जो मुलायम सिंह यादव ये तुरंत इंसाफ देते हैं, शिवपाल की स्टाइल अलग है। वो दरअसल उनके सहारे अपने आप को पत्रकारिता में एस्टेब्लिश कर रहे थे उन लोगों के साथ। तो इसीलिए आप देखेंगे तब से जो गिराव भी शुरू हुआ वो भी हुआ क्योंकि आपने जातिवादी, क्षेत्रवादी और भाषाई तौर पर अपने आप को सबसे अलग रखने वाले नेताओं को नायक के तौर पर पेश किया। इस देश की जनता भी भटकी, इस देश का रास्ता भी भटका, और वो नेता तो भटके इसलिए नहीं है, जेलों का रास्ता उन्होंने जरूर तय किया। भाई लालू यादव सजा याफ्ता क्रिमिनल है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि उसके पास चुनाव सुधार अभी आज तक नहीं हो पाए कि भाई जिस आदमी को आप चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हो, भाई सजा याफ्ता होने के नाते आप यही कहते हैं ना 2 साल की सजा, ये 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होने के बाद आपकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आपने चुनाव सुधार में ये नहीं किया कि जो आदमी चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गया वो चुनाव कैसे लड़ा सकता है, उसकी मदद से चुनाव कैसे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और विद्रूपताएं क्या हो सकती हैं कि जिस पर कोर्ट चार्ज फ्रेम करने वाली है वो चार्टर प्लेन से पटना से दिल्ली आ रहे हैं और फिर वापस दिल्ली से पटना जा रहे हैं। और कई नाम तो आपने ले दिए, जैसे शिबू सोरेन का नाम आपने ले दिया, केसीआर, उनकी बेटी शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई, के कविता। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई, जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल तक जेल में रहे वो भी, और उनके बेटे अजय चौटाला भी। ममता बनर्जी के मंत्री गिरफ्तार हुए, उनके यहां से तो कैश बरामद हुआ। शरद पवार के करीबी देशमुख और नवाब मलिक वो गिरफ्तार हुए, संजय राउत गिरफ्तार हुए। इसके अलावा
मुलायम सिंह और मायावती के खिलाफ तो बाकायदा फाइल खोल दी थी मनमोहन सरकार में कांग्रेस पार्टी ने, ताकि वो इधर उधर भागने ना पाए। मैंने अरविंद आईसी केजरीवाल संपत्ति का केस और सुप्रीम कोर्ट में वो तो मैंने ही किया था, प्लॉट स्कैम सब। तो अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे जो बच्चों के सिर की कसम खा करके कह रहे थे कि ना समर्थन लेंगे ना देंगे, ना बंगला लेंगे ना सिक्योरिटी लेंगे, और उसके बाद देखिए शराब घोटाले में किस तरीके से जेल की हवा खाई। पंडित सुखराम जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अलग पार्टी बनाई उन्होंने, भजन लाल। मतलब देश में अगर आप टॉर्च लेकर के घूमना शुरू करें, क्षेत्रीय दलों की ही बात करें, तो फारूक अब्दुल्ला, क्रिकेट एसोसिएशन में उनका एक घोटाला सामने आया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें निराश करती हैं, हताश करती हैं लोगों को कि भाई इनकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखा था और इन लोगों ने ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मुझे एक बात थोड़ा सा इसमें ये है संदेह, बहुत सारे इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि उन पे उम्मीद लगाई गई होगी एक बड़ी जनता ने, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन जातिवादी चेहरों से बहुत बड़ी जनता ने उम्मीद लगाई होगी, क्योंकि इनकी राजनीति का बेसिक है, जैसे कल्याण सिंह, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह की राजनीति का बेस राम भक्तों पे गोली चलवाना था। वो पहले उसमें आए तो जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही थी वो बदलाव, जैसे जनता दल की पहली सरकार, वीपी सिंह की पहली सरकार जब बन रही थी, तो उस वक्त लोगों में करप्शन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की अहमान था। यानी आप देखिए कि देश की जनता ने जातीय बैरियर तोड़ के उनको चुना। उन्होंने जो अपने लेफ्टिनेंट चुने उनसे बहुत उस समय फर्क नहीं पड़ रहा था, और चूंकि उन्होंने समझौते किए थे वीपी सिंह ने, उसी का नुकसान ये था कि वो देवीलाल जैसे आदमी से, जिसकी महज 10 सीटें, देवीलाल कभी किसान नेता नहीं रहे, लेकिन इस देश का अंग्रेजी का पत्रकार, अंग्रेजी की मैगजीन और अंग्रेजी का मीडिया, जिससे दिल्ली का हर आदमी, आप ये सोचिए जिस पॉलिटिशियन की राज्य की पूरी सीट 10 हो, और जो लोग कह सकते नहीं था वो बाहर बहुत बड़ा किसान नेता था, तो मैं उसको इस तरह से देख सकता हूं उनको कि वो जब भी उन्होंने कोशिश की कि वो यमुना का खद्दर पार करके इधर आ जाएं, वो हर बार चौधरी चरण सिंह से, उनके परिवार से बुरी तरह से हार के वापस लौटे। तो यानी उनकी हैसियत 10 से 11वीं सीट पे नहीं हो सकती थी, लेकिन अंग्रेजी के मीडिया ने, पत्रकारों ने उनको आसमान पे चढ़ा के इस तरह कर दिया कि, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बड़ी गलती की कि उसने उन तपे तपाए करप्ट नेताओं को उनके साथ मिलके राजीव गांधी के करप्शन को या उनकी छवि के खिलाफ, या जो भी मैं कहूंगा, क्योंकि राजीव गांधी के खिलाफ ड्रॉ फोर्स का मामला था जनरली, वरना तो बाकी सब लोगों पे मामला नहीं था। तो आप देखिए, आपने जिन लोगों से उम्मीद की बात की, तो मैं नहीं मानता कोई उनसे उम्मीद थी, क्योंकि मुलायम सिंह से किसको उम्मीद होगी? किसानों को शुरुआती दौर में इसलिए उम्मीद थी क्योंकि वो वीपी सिंह की तरफ से चुने गए थे। वीपी सिंह कौन था? वीपी सिंह करप्शन के खिलाफ एक मसीहाई अंदाज में पैदा हुए नेता थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो वो उम्मीदें जड़ी थी, उम्मीदें वीपी सिंह से जुड़ी थी, वीपी सिंह के साथ ये लोग जुड़ गए थे। और ये लोग कौन थे? ये तपे तपाए जातिवादी नेता थे। इन पे पहले भी आरोप थे। लालू यादव कोई ऐसे तो थे नहीं कि वो आते ही उनके साथ पूरे देश की, माफ कीजिएगा, बिहार की जनता जुड़ गई होगी। उन्होंने किस तरह के लोगों को सेलेक्ट किया, उन्होंने किस तरह के क्रिमिनल्स लोगों को वोट दिए। आप मुलायम सिंह की ताकत क्या रही कि राम भक्तों पे गोली चलवाना। तो ये सब चीजें इनके साथ, मैं ये मानता हूं कि हम लोग ऐसा मानते हैं, पत्रकार ऐसा मानते हैं कि साहब उनका बहुत जन आधार था, ये था, ऐसा नहीं है। अगर इस देश में मजाक बनाने की जो लाइन शुरू की, खासतौर से अभी हम लोग देख रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी को जब मैं देखता हूं, जब वो ये कहते हैं कि इनके 60% इनके खिलाफ फला है, तो आप ये देखिए, मैं किसी को भी ऐसे आदमी को चैलेंज करता हूं कि वो जाए और मुझे बताए कि मुलायम सिंह को कब 50% वोट मिला था, लालू प्रसाद यादव को कब 50% वोट मिला था। दरअसल जातिवादी राजनीति के ये वो चेहरे हैं जो एक समझौतावादी पॉलिटिक्स की वजह से थे। तो मैं ये मानता हूं कि इनसे कभी जनता की उम्मीदें नहीं जुड़ी थी, इनसे इनकी जाति की उम्मीदें जुड़ी थी, जिसको पूरी करने में एक कानून के साथ खिलौने की तरह बर्ताव करते थे। और ये जो इंडी अलायंस बना था, ये अपने अंतर्विरोधों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि मोस्टली दल
जो इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, वो या तो कांग्रेस से निकले थे या कांग्रेस की जमीन खा करके खड़े हुए हैं। तो ऐसी हालत में ये अगर साथ आए हैं तो केवल इस डर से कि अगर साथ मिलकर के नहीं लड़े तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हमको खा जाएंगे अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग जगहों पर। अकेले अकेले लड़ेंगे तो मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसमें भी अंतर विरोध है। शरद पवार आकर के तेलंगाना में क्या कर लेंगे, या लालू यादव किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के किसी की क्या मदद कर सकते हैं, या ममता बनर्जी ही किसी दूसरे राज्य में जाकर के अखिलेश यादव की क्या मदद कर सकती है। लेकिन ये लोग सारे इकट्ठा हुए तो भी कोई बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक को दे नहीं पाए, उनकी उम्मीद नहीं जगा पाए, क्योंकि इनमें से मोस्टली या तो लीडरशिप पर आरोप थे या उनके जो नीचे काम करने वाले नेता हैं उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो एक तो वंशवाद का एक तमगा इनके चेहरे पर लगा हुआ और ऊपर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। दरअसल हम लोग अगर नेताओं के तौर पर देखें तो ममता बनर्जी ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन ये लोग, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये जितने लोग हैं, ये लोग जमीनी राजनीतिक समझ जो है नेशनल लीडरशिप से ज्यादा बेहतर रखते रहे। क्योंकि पहले जब भी कोई नेशनल लीडर इस तरह का हुआ, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जवाहरलाल नेहरू थे, ये कल्ट थे। वीपी सिंह भी वो एक आइडिया के साथ आए थे और कल्ट थी, लेकिन ये लोगों को जमीन ज्यादा मालूम है अगर बाकी सब नेताओं से पैरेलल करते हैं। जैसे ममता बनर्जी जानती थी, ममता बनर्जी को ये अच्छे से मालूम है कि वो, उनकी स्ट्रेंथ बंगाल है। तो बाहर आपने देखा होगा कि बाहर बहुत ताकत नहीं लगाती, लेकिन चूंकि इनको स्पेस चाहिए, इनको, आप ये सोचिए, जैसे मैं आज ही मैं अपने ही उस पर लाइव कर रहा था तो मैं हंस रहा था कि राजभर बिहार में 143 सीटों पे लड़ेगा। जिस राजभर की हैसियत अगर हम लोग वहां से देख ले जहां राजभर वोट खत्म हो जाता है, उसके बाहर एक वोट लेने की नहीं है, एक वोट। बाकी तो बहुत छोड़ दीजिए कि 100, 500, 700, वो एक वोट नहीं ले सकता सिवाय उस उम्मीदवार की जाति के जिसके उम्मीदवार को वो खड़ा करेगा वहां 50 वोट लेने के लिए। तो ये दरअसल जो ये चुनाव की राजनीति है उसमें वो लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके बाद उनको टिकट्स के बदले कुछ आर्थिक वो मिल जाए। आप देखेंगे जिस पार्टी की हैसियत बस 2 सीट लड़ने की नहीं है, वो 10 मांगेगी, 40 मांगेगी, 50 मांगेगी रीजनल पार्टी। क्यों? क्योंकि उनका उसको मॉनेटरी इस्तेमाल करना है, उनका लीडर उसको अपने लिए अपने निजी। चूंकि देखिए अब आप एक बात सोचिए कि आज अखिलेश यादव ने जब पिछले, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यूपी पे बात करते हैं, अखिलेश यादव ने इस चुनाव से पहले, याद होगा आपको, कहा था कि जिन्ना देश के बंटवारे का जिम्मेदार, मतलब सांप्रदायिक नहीं था, ये नहीं था, याद है ना? तो हाँ, उसके बाद आपने देखा होगा उनकी जाति का एक बड़ा हिस्सा मानने लगा था कि नहीं, अम्बेडकर तो, वो माफ कीजिएगा, जिन्ना तो बहुत ही सेकुलर आदमी था, वो आदमी तुरंत देने लगे। तो इसीलिए इनकी वर्किंग का, इनका, मैं ये मानता हूं कि जो इस तरह की लीडरशिप है उसका कामकाज से कोई लेना देना होता ही नहीं, वो चाहे जो कर ले। उनका जितना वोट बैंक जाति से आता है, जाति के सहारे जो तुष्टीकरण के सहारे मुस्लिम वोट से आता है, वही एक समीकरण होता है। और ये इनका लगातार, आप वंशवाद, चौधरी चरण सिंह लगातार नेहरू को इसलिए कोसते रहे कि साहब उन्होंने अपनी बेटी बढ़ाई है और ये किया। इसीलिए कांग्रेस से बहुत सारे नेताओं का अलगाव इसलिए हुआ क्योंकि जो नेहरू जी है वो इंदिरा गांधी को बढ़ा रहे हैं, है ना? आपने देखा वो कांग्रेस ओ बनी, कांग्रेस आर बनी, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन जो सिंडिकेट बना था कामराज प्लान के बाद, जो इस तरह से डिवीजन हुआ, और ये रिक्विजिस्ट बनी थी कांग्रेस की। लेकिन आप अगर गौर करेंगे कि जिस चरण सिंह ने पूरी जिंदगी वंशवाद के नाम पे अपनी राजनीति चलाई, वंशवाद का विरोध करने के बाद उनको नहीं दिखा कि कोई मुलायम सिंह उनको अपना गुरु मानता है। उनको दिखा कि अजीत सिंह से बढ़िया समझदार पॉलिटिशियन, जनता का हक चाहने वाला कोई है ही नहीं, और जनता ने एडमिट कर लिया। और जनता, आप ये सोचिए कि उन्होंने, अब आप ये सोचिए कि ये कहाँ पढ़े हुए हैं, अमेरिका में पढ़े हुए लोग हैं,
वहां से जयंत चौधरी जो एनडीए में हैं, आप ये बताइए कि क्या आप उनका वोटर जो है उससे उनकी कोई तुलना हो सकती है? उन्होंने विदेश में सारी पढ़ाई की, लेकिन आज की डेट में उनसे जो गांव का गन्ना छीलने वाला आदमी है, जो मैं उस समय उसी गांव में छपरोली में था, तो मैं इंटरव्यू ले रहा था जो बुग्गे पे जाके जहाँ कांटा था, तो वो जो है जितने लोग बैठे थे उनमें से शायद ही किसी कहने लगा भाई इससे बढ़िया गरीब की बात कौन सा कर सके। तो मैंने कहा भाई ये तो सारा जिंदगी बाहर रहे, अब ये सरकार में आगे, तो कहने लगा भाई देखो अब तक उन्होंने लूटा, ये तो इतने दिन से बाहर रहा, बेचारे के 50 तो नौकर, अब पैसा कहाँ था होगा, ऐसे ही कमाएगा। मतलब आप करप्शन को जस्टिफाई करते हैं, आप क्रिमिनलिटी को जस्टिफाई करते हैं, आप किसी भी किस्म की ओवर रीच को जस्टिफाई करते हैं, मर्यादाओं को तोड़ने से जस्टिफाई करते हैं, बस जातिवाद की। तो इसीलिए मैं नहीं मानता कि इनमें से किसी भी लीडर की कोई अपील या कोई विजन या कोई कहने की बातें हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे कहेंगे कि यूपी में उन्होंने बहुत काम किया, अरे भाई अब तो इस देश में काम तो 90s के बाद, 95 के बाद, या स्पेसिफिकली अगर आप कहते हैं तो 2000 के बाद बिल्डर लॉबी ने काम किया। वो लोग लाते हैं नक्शा बना के, अफसर बताते हैं इधर से सड़क निकाल दीजिए। जयंत से पहले तो चौधरी चरण सिंह अपनी पत्नी गायत्री को चुनाव लड़वा चुके थे। इसके अलावा ज्ञानवती को, अपनी बड़ी बेटी को, सरोज को छपरोली से लड़वा चुके थे, इगलास से उन्होंने लड़ाया। हाँ, तो वहां भी एक बिल्कुल वंशवादी राजनीति चली और इसलिए लोगों को उन्होंने भी निराश किया और धीरे धीरे उनका भी डिक्लाइन हुआ था। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। इंदिरा गांधी के रहते हुए भी नारे उछाले जाते थे, जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर, और बाद में इनको लगा होगा राहुल गांधी के सिप्पे सलाहकारों को कि साहब जो अलग अलग क्षेत्रीय दल पैदा हुए हैं या जिन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस किया है, इन्होंने तो जातिवादी राजनीति करके या धर्म आधारित राजनीति करके ही ये काम किया है। तो जो कभी कांग्रेस का स्टैंड नहीं रहा था जात पात की राजनीति का, उस रास्ते पर राहुल गांधी क्यों चल निकले? क्या हिंदुओं की एकता से डर करके कि हिंदुओं को विभाजित करो, जब तक जातियों में नहीं बांटोगे तब तक हिंदू नहीं टूटेगा, एकजुट होएगा तो कांग्रेस का और बुरा हाल होने वाला है, उसकी वापसी नहीं हो पाएगी? दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कांग्रेस के साथ ये रहा कि जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद नॉर्दर्न इंडिया में जहां कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने गांधी जी से भी सवाल किया गया कि साहब मुस्लिम लीग के नेताओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने, मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया था और जिन लोगों के वोट से पाकिस्तान बना, वो तो पाकिस्तान गए नहीं, वो तो यहीं रह गए। अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर और पूरा का पूरा वो जो था उसमें कुछ लोगों को छोड़ दो, वोट आपने 93% दिया और आप गए 3%, 3% भी नहीं गए, मतलब हजारों में कुछ फैमिलीज गई हैं। तो आप ये सोचिए, जब उन्होंने इसके बाद ये तय किया कि भाई इनका क्या करें, मुस्लिम लीग के लीडर उनके झंडों के नीचे जिन्होंने कहा था कि हम तो 10,000 आए थे तो हमने ये देश जीत लिया और अब तो हम लोग इतने हैं कि इनकी माओं के गर्भ से हिंदुओं के बच्चे निकाल देंगे, वो इस तरह की जो वो लगाने वाले लोग थे वो तो यही रह गए। तब क्या होगा? तो उनको गांधी जी ने राय दी और नेहरू उनको उसमें थे कि साहब वो मुस्लिम लीगी कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब कांग्रेस, चूंकि वो तो डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि साहब उन्होंने एक इस देश के साथ साजिश करके इसको तोड़ा है, उनको पता था। लेकिन जब एक सबसे बड़ी पार्टी जो वहां उस बंटवारे के वक्त वो खुद कह रही थी मैं हिंदुओं की पार्टी नहीं है, और वो बंटवारे में हिंदुओं की तरफ से बैठ गई, है ना, तो एक तो वो था, उस पार्टी के साथ मजबूरी ये थी, उसको मालूम था कि जैसे ही वो कलई खुलेगी तो हो सकता है उसका डेक्लाइन हो, तो लिहाजा उसने लीगी नेताओं के साथ, चूंकि जब लीग के नेता कांग्रेस में आ गए तो लीग का वोटर कौन था? मुसलमान ही वोटर था, कोई हिंदू तो वोट कर नहीं रहा था, और सारे मुसलमान पाकिस्तान के हक में थे, ज्यादातर 93% अगर हम 100 में से कह रहे हैं
तो वो हो गया ना कि सारी एवरेज तो ऐसे ही बोला जाएगा। तो वो जो सारे मुसलमान यहाँ रह गए जिनको पाकिस्तान बनाने वाले थे, उन लोगों ने कांग्रेस पर अपना वो बढ़ा दिया सिक्का। और कांग्रेस की मजबूरी ये हो गई क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, ब्राह्मण्स हो गए, दलित हो गए और मुसलमान, तो एक फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन बनाया और बाकी जातियां इस तरह से सजग नहीं थी। तो आप अगर ये देखेंगे कि किस तरह से वोटर्स आया, वोटर्स इनका इसी तरह से इकट्ठा हुआ और उसके बाद ये पूरी की पूरी कांग्रेस, और कांग्रेस के बाद ये जितने लोग इसमें से निकले, चाहे वो इस पॉलिसीज को पहचानते रहे, और कांग्रेस के जो अब उसके बाद नायक आए, अब उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे 89 में 84 में बेसिकली क्या हुआ कि मीनाक्षीपुरम में 5000 हिंदू परिवारों ने इस्लाम धर्म अपनाया। उसने पूरे देश में एक डर, एक पूरा कि ये क्या हो रहा है, लोगों को लगा सनातन धर्म को कि इतने ज्यादा, क्योंकि उससे पहले धर्मांतरण जो चल रहा था वो टुकड़ों में चल रहा था, और खासतौर से जो नॉर्थ ईस्ट है उसको कन्वर्ट किया जा रहा था, ईसाई मिशनरियां कर रही थी, या छत्तीसगढ़ बिहार का झारखंड उस समय अलग नहीं था, तो बिहार के गढ़ और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ था और उड़ीसा, इन सब में बड़े मास लेवल पर ईसाई मिशनरीज आदिवासियों का वो कर रही थी धर्मांतरण। तो जब 84 में मीनाक्षीपुरम में हुआ तो हिंदुओं के अंदर से एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन निकला और उन्होंने भी इसका विरोध करना शुरू किया। तो लिहाजा कांग्रेस को चुनौती मिलनी शुरू हुई बीजेपी से। उसके बाद राम मंदिर शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी तो विशुद्ध तौर पे हिंदुत्व की बात कर रही थी, उस समय हिंदू वोटों की बात कर रही थी। आज भले ही वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और फला मंच के साथ आ गई हो, उस वक्त तो वो हिंदुओं को बचाने की बात कर रही। तो हिंदू एक वोट बैंक थोड़ा बनने लगा। उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से हिंदू वोट बैंक जैसे जैसे कांग्रेस के और ज्यादा प्लानिंग सामने आती रही कि साहब 62 का वॉर इन्होंने कैसे हारा, किस तरह से किताबों में चेंज किया गया, हमारे पूर्वज जैसी किताबें बंद कर दी गई, इतिहासकारों को कैसे रेटिफाई किया। तो उसने क्या किया कि बीजेपी को मजबूत दर मजबूत किया। अब राहुल गांधी जैसे नेता आ गए। सब राहुल गांधी, चूंकि ये गांधी फैमिली जो 1947 के बाद से कुछ वक्त के लिए, कितने 2.5 साल के वक्त के लिए प्रधानमंत्री पद से अलग हुई, बीच में अलग अलग टुकड़ों में आए, लेकिन फिर इतना ही हुआ। और फिर उसके बाद राजीव गांधी इस परिवार के लास्ट प्राइम मिनिस्टर हुए जो 89 में थे, यानी 11 और 25 36 साल से इस परिवार को प्रधानमंत्री पद नसीब नहीं हुआ, जिनको ये लगता था कि वो इस डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक सुल्तान हैं और उनका परिवार है। तो लिहाजा उन्होंने एक बड़ा प्लान उनके पास आया। पहले तो उन्होंने अपनी आवाज के, आपने देखा होगा राहुल गांधी पहले मोदी जी और उसके साथ उन्होंने बात की, क्योंकि उनको लगा एक थोड़ा सा दूर है, कोई बात नहीं, 5 साल के बाद हम फिर आ जाएंगे। लेकिन 5 के बाद 10 हो गए। तो जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो राहुल गांधी व्यग्र हो गए, मोदी जी अचानक मोदी हो गए। और वो जो और लड़ाई थी कि साहब हम देश ऐसा बनाएंगे, हम फला बनाएंगे, अब उनको लगा कि देश तो बाद में बनेगा, पहले मेरा तो प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। तो उन्होंने जातीय राजनीति को एक बेस बनाया और वो एक्सपेरिमेंट जो है सफल हो चुका था तब जब अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव यानी मुलायम सिंह, लालू या अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय दलों ने जो ताकत दिखाई थी, चंद्रबाबू नायडू, ये सब जो है, क्योंकि वो भी कम्मा उसके थे, हर एक कापू कम्मा जो फैमिली वो है उनके साथ थे। और साउथ में तो राजनीति जातिवाद से ही चलती है, जिन लोगों को ये लगता है कि वो नहीं जानते, जैसे इजावा है वहाँ थैया या इजावा, नायर केरल में, इधर आप आ जाइए वेलालाल पार्टी में वेलालाल हैं जो अब वो कह रहे हैं, इसके अलावा गौंडर हैं। तो हर एक पार्टी वहां तो साउथ में ये थी। ये राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा दिनों तक देखा, तो उनको लगा कि सिर्फ जातीय आधार ही एकमात्र चीज है जो बीजेपी को हिंदू वोट रख सकता है। क्योंकि जब बीजेपी हिंदू वोट मांगती है तो जातियों में नहीं टूटता, बीजेपी को वोट जो करता है वो हिंदू वोट होता है, वो जातियों में नहीं बिखरता। और जब कांग्रेस को जीत की उम्मीद मिलती है तो वो जातियों से बिखर के मिलती है, क्योंकि हिंदू तो उसको वोट करेगा नहीं, हिंदू वोट बैंक उसको नहीं करेगा, उसको जातीय आधार पर वोट मिल रहा है। क्योंकि हिंदू वोट बैंक कांग्रेस को समझ चुका कि डिवीजन उसकी वजह से हुआ, डिवीजन के जिम्मेदार थे वो, क्योंकि जिस महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मेरी लाश पे होगा, वो महात्मा गांधी तो मरे नहीं, वो हो गया।
इसके अलावा फिर नेहरू, जिन्होंने कहा कि नेहरू लियाकत पैक्ट कर लिया, जिन्होंने कि ये जो बच गए वहां पाकिस्तान, अरे भाई पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा, यहाँ हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी मुसलमान थे, जो पाकिस्तान बनाने के जिम्मेदार थे, वो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन जो वहां बसे हुए थे बांग्लादेश में, मतलब जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान में जो बसे हुए हिंदू थे, वो तो वापस आना चाहते थे। उस पैक्ट से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। तो उनको मालूम था जैसे जैसे पता चलेगा वैसे वैसे हिंदू, जैसे जैसे जातियां हिंदू होंगी वैसे वैसे कांग्रेस गायब होगी। तो कांग्रेस की ये लड़ाई जो है, राहुल गांधी की लड़ाई, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनके जिंदा रहने की, पॉलिटिकली रिलेवेंस रहने की लड़ाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से भी निवेदन है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों को। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल भी और धीरेन्द्र पुंडीर जी का धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट चैनल भी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।